हेलो दोस्तों, CS साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें अपन बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ते हैं, तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमें अब पढ़ना है। तो हमने पिछली क्लास में रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को। तो इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन संक्षारण। संक्षारण होता क्या है? आपने बहुत सी जगह अपने आसपास देखा भी होगा। हम लोहे की वस्तुओं को देखते हैं, वह क्या होती है, धीरे धीरे उन पे क्या लग जाता है, भूरे कलर का एक पदार्थ लग जाता है। तो जिसे अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, जंग लगना। तो ये सब जंग लगना, चांदी के गेनों पे काली परत का पड़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, और ये सब किसके उदाहरण है? संक्षारण के उदाहरण। इसे साइंस के पास हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। तो संक्षारण होते क्या हैं, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। मतलब जब कोई धातु होती है वह अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, क्योंकि वायुमंडल में नमी रहती है। क्या अम्ल जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है तो अम्लता की मात्रा भी बढ़ रही है, CO2 की मात्रा भी बढ़ रही है। तो ये सब क्या है, अम्ल हैं, अम्लता को प्रदर्शित करते हैं, क्या अम्लता को बढ़ा रहे हैं ना प्रगति में। तो जब ये धातु इन सबके संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, मतलब नष्ट होने लग जाती है। तो इसे कि इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संक्षारण कहते हैं। इसके उदाहरण है चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। क्या है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। ये भी किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण। दूसरा उदाहरण है तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। आपने देखा होगा कि तांबे की जो वस्तुएं होती है अपने घर में, जैसे प्लेट पुराने टाइम पे भी रहती थी, या आपने देखा होगा पानी पीने का जो छोटा पात्र होता है, तांबे के लोटे भी देखे होंगे हमने। तो वह धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उन पे हरे कलर की परतें आ जाती है। तो वो सब किसके कारण होते हैं, वह संक्षारण के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं दोस्तों, संक्षारण के कारण होते हैं। उसके बाद है लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर भी क्या लगने लग जाती है, जंग लगने लग जाती है। तो ये भी, इसे क्या बोलते हैं, संक्षारित होना। क्या बोलते हैं दोस्तों, संक्षारित होना। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो अब जब संक्षारण लग रहा है तो अपन इनको बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इससे वस्तुओं को नष्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है, क्या करना चाहिए। तो अपन पढ़ेंगे अब संक्षारण से बचाव के उपाय। यशत लेपन द्वारा, मतलब यशत क्या होता है, जिंक की जो परत होती है ना, जिंक धातु, उसे क्या बोला जाता है, यशत। अगर अपन किसी लोहे की वस्तु पर यशत लेपन कर दें, मतलब जिंक की परत चढ़ा दें, तो वह क्या हो जाएगी, वह संक्षारित होने से बच जाती है। मतलब वह उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, अब जंग नहीं लगेगा। विद्युत लेपन के द्वारा, विद्युत लेपन के द्वारा भी दूसरी परत को चढ़ा दिया जाता है। एक धातु पर जब विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके ऊपर जब दूसरी परत चढ़ा देते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत लेपन के द्वारा। आपने बहुत सी टंकी, अपने जो घरों में नल होते हैं ना, उनमें टोंटियों का उपयोग करते हैं, तो उनके ऊपर जो परत चढ़ी हुई रहती है वह भी किसके द्वारा चढ़ाई जाती है, विद्युत लेपन के द्वारा। आपने बहुत से मार्केटों में गोटे चांदी का नाम सुना होगा। तो ये क्या होता है, वह उस धातुओं के ऊपर, मतलब उन दूसरे धातुओं से बनाई गई वस्तुओं के ऊपर जब विद्युत धारा प्रवाहित करके क्या चढ़ा दी जाती है, उसके ऊपर चांदी की परत की चढ़ाई देती है। इसे ही बोलते हैं विद्युत लेपन। पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। या फिर क्या कर दो आप, पेंट आप करते, अपन देखते भी हैं कि अपन अपने घर पे जो लोहे की बनी वस्तुएं होती है, खिड़कियाँ होती है, दरवाजे होते हैं, उन पे क्या करते हैं, अपन पेंट कर देते हैं। क्या करते थे, पेंट, ताकि वह खराब ना हो।
विकृत। अब आता है दूसरा, विकृत गंधिता। क्या होती है विकृत? अपन ने देखा होगा कि अपन जो खाने की वस्तुएं लाते हैं, चिप्स वगैरह है क्या, तो उनमें गैस भरी जाती है। अगर वह क्यों भरी जाती है? ताकि वह खराब ना हो। अगर उन वस्तुओं के अंदर वह गैस नहीं भरी जाए, वह कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। क्योंकि नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? क्योंकि वह अक्रिय गैस होती है। क्यों? क्योंकि वह उन खाद्य पदार्थों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। तो विकृत गंधिता क्या होती है? जो तली फली चीज़ें होती हैं, मतलब वसा युक्त और तेलीय युक्त जो खाद्य सामग्री होती है ना, वह वायु में उपस्थित वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है? उपचयित हो जाती है। क्या हो जाती है? उपचयित हो जाती है। और अब उस जिसके कारण क्या होता है? उनका स्वाद खराब हो जाता है और उनमें से अलग ही गंध आती है, मतलब उनकी गंध भी परिवर्तित हो जाती है। इसे कहते हैं विकृत गंधिता। तो देखो, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। तो ये याद रखना दोस्तों कि विकृत गंधिता किसके परिणाम स्वरूप होती है? उपचयित अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप। उसी तरह जो अपने संक्षारण पढ़ा, क्या ये संक्षारण, ये भी किसकी कौन से अभिक्रिया का परिणाम है? ये भी किसका परिणाम है? इस उपचयित उपचयन का ही परिणाम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संक्षारण प्रक्रिया में या विकृत गंधिता प्रक्रिया में वस्तुओं के द्वारा कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित अभिक्रिया होती है, मतलब उनमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है ये दोनों? तो कौन से रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम बनता है? उपचयन अभिक्रियाओं के परिणाम। इसमें क्या होता है? पदार्थों का उपचयन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, जिसके कारण क्या हो जाती है? ये उपचयित हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि विकृत गंधिता और संक्षारण कौन से अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है? उपचयन अभिक्रियाओं, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। तो हो जाती है, उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो अब विकृत गंधिता को रोकने के उपाय भी तो होने चाहिए भाई। अगर मान लो कोई पदार्थ खराब हो रहा है तो उसे सुरक्षित रखने, हाँ ये तो पता है कि जो चीज़ उत्पन्न होती है वो नष्ट होनी है, लेकिन कुछ ऐसी तकनीकें कर सकते हैं कि उसका टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है। तो उसी तरह विकृत गंधिता को रोकने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जाता है? पहला है प्रतिओक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब जो ऑक्सीकारक करता है ना, उसके विपरीत ऐसा पदार्थ मिलाएं कि वह ऑक्सीजन से क्रिया ना करे, उसे क्या कहेंगे? प्रतिओक्सीकारक। मतलब प्रतिओक्सीकारक मिला दिया जाए तब भी क्या हो जाएगा? विकृत गंधिता रुक जाएगी। या फिर क्या करें? दूसरा देखो, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, भाई या तो खाद्य सामग्री को ऐसी जगह रखो जहाँ वायु ना हो। तो अपन क्या कर सकते हैं? ऐसी वस्तुएं जो तली फली या तेली या वसा युक्त जो खाद्य सामग्री है ना, उनको वायुरोधी पात्र में बंद करके रख सकते हैं। तीसरा है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, या फिर क्या करें? वायु के स्थान पर क्या भर दें? नाइट्रोजन गैस का भर दें। इसीलिए अपने जो बाज़ारों में खाद्य सामग्री पैक होकर आती है उनमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। तो याद रखना दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नाइट्रोजन की खाद्य सामग्रियों में उन्हें खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाएगी? नाइट्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथा, शीतलन द्वारा। क्या होता है? या फिर उसे फ्रिज या ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पे क्या हो? ठंडा है। तो अपन खाद्य सामग्री को खराब होने के लिए कहाँ रख देते हैं? फ्रिज में रख देते हैं ना। ठीक है दोस्तों। अब देखो नोट, आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके उन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। किससे बचाया जा सकता है? उपचयित होने से। मतलब अगर खाद्य सामग्री, मतलब आलू की जो चिप्स की थैलियाँ होती है उसमें अगर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर दी जाए तो फिर क्या होगा? वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगी, मतलब उपचयित नहीं होगी और ख़राब भी नहीं हो पाएगी, नहीं होगी ना। तो अपना चैप्टर
क्या होता है, यहीं पे फिनिश होता है। लेकिन मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और लिखवाऊँगा या बताऊँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये ना लगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो अपन कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हूबहू आपको देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कृपया इनको तो आप ज़रूर ही याद करके जाएं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। कि भाई मैग्नीशियम का जो रिबन है उसे जलाने से पहले साफ क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना Mg, वह वायु में उपस्थित या तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगे या फिर CO2 से क्रिया कर लेंगे। अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बना लेंगे, MgO बना लेंगे। उसके ऊपर कौन सी परत बन जाएगी, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और अगर Mg किससे क्रिया कर लेंगे, CO2 से, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट, किसकी परत बना लेंगे, कार्बोनेट की परत बना लेंगे। भाई अगर वह इससे क्रिया करेगी, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, तो इसके ऊपर कौन सी परत बन जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाएगी। और यह CO2 से क्रिया कर लेती है, तो किसकी परत बन जाती है, इसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत बन जाती है। और इसीलिए इसको साफ कर लेना चाहिए, ताकि ये परत हट जाए और ये मैग्नीशियम को आसानी से जलाया जा सके। तो देखो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए। क्या हो जाए, मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत क्या हो जाए, हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर क्या हुई है, बनी है, ताकि मैग्नीशियम आसानी से जल सके। क्या हो सके, जल सके। फिर है क्वेश्चन दूसरा, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो फिर इसमें पहला क्वेश्चन है, पदार्थ X का नाम तथा इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो भाई किसने पूछा है कि कौन एक पदार्थ है X जिसके विलयन का उपयोग सफेदी करने, तो कौन किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। तो देखो वह कौन सा पदार्थ है, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही क्या करते हैं, पुताई करने में, मतलब सफेदी करने में काम में लेते हैं। तो इसने पूछा है कि किस पदार्थ के विलयन का, किसके विलयन का, कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन का। तो और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कौन से विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, तो क्या बताओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्वेश्चन ऐसे पूछे कि किस पदार्थ के विलयन का, तब क्या आएगा आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड। भाई किस पदार्थ के विलयन का करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन का है तो करते हैं। भाई कैल्शियम ऑक्साइड पदार्थ है, उसमें पानी मिलाएंगे तब क्या विलयन बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो किस पदार्थ के विलयन का करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन का उपयोग करेंगे। किससे बनाएंगे वो विलयन, कैल्शियम ऑक्साइड से। तो याद रखना कि क्वेश्चन पूछे कि किस पदार्थ के विलयन का, तो किस पदार्थ के विलयन का करेंगे, कैल्शियम। और पूछे कि कौन से विलयन का उपयोग, कौन से पदार्थ के विलयन का उपयोग, क्या मतलब किस विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, तो वह कौन सा विलयन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। तो देखो यह पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा हुआ चूना है तथा इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaO है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ क्या करवानी है, अभिक्रिया। तो जो ऊपर लिखा है पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी अगर जल से अभिक्रिया करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा दोस्तों, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, भुजा हुआ चूना भी बोला जाता है। क्या वो बोलते हैं, इसको भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन,
जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसके विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अब मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था तब बताया था, एक समीकरण आई थी Fe प्लस CuSO4, जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना था, FeSO4 और Cu। और ये किस में पढ़ाया था आपको, विस्थापन अभिक्रिया में। तब कहा था कि यहाँ से बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, तो वही यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, जब लोहे की कील मतलब फेरस, लोहे की कील है तो क्या है, ये फेरस है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्यों बदल जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्यों बदल जाता है, क्योंकि जब फेरस कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो कॉपर से अधिक सक्रिय होती है क्या, फेरस। इसकी फेरस की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होने के कारण यह फेरस कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर का स्थान ले लेता है। और क्या बना लेता है, कॉपर सल्फेट से क्रिया करके फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेता है और कॉपर धातु को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, कॉपर धातु को विस्थापित कर देता है। और क्योंकि और इसलिए ये फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हल्का हरा हो जाता है, मतलब मलिन सा हो जाता है। जबकि कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा रहता है, नीला रंग का रहता है। कॉपर सल्फेट कौन से रंग का रहता है, नीले रंग का। तो पढ़ो, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट मतलब इस जो कॉपर सल्फेट है ना नीले रंग का, के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग, इस विलयन का, किसका, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग हल्का मलिन, हल्का यानी हल्का मलिन हरा, मतलब ये फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेता है जो कि कौन से रंग का होता है, हल्के हरे रंग का हो जाता है। क्योंकि फेरस कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं जो कॉपर को विस्थापित क्या कर देती है, जो इस कॉपर को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनाती है। और ये कॉपर धातु बन जाती है और फेरस सल्फेट का निर्माण हो जाता है। और इसी फेरस सल्फेट के विलयन के कारण क्या हो जाता है, फेरस कॉपर की जगह फेरस आ जाने के कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, कौन सा, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स, कौन सा है, कोई तत्व है एक्स नाम का जो क्या है, भूरे रंग का चमकदार तत्व है, को वायु की उपस्थिति में, किसको, उस भूरे चमकदार तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। कौन से रंग का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। तो इस तत्व एक्स का उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो वह भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स का क्या नाम है, और जो काले रंग का यौगिक बना ना उसका क्या नाम है, यह बताना है। तो कौन सा था वह चमकदार तत्व, तो वह चमकदार तत्व था कॉपर। और जब कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो किसका निर्माण कर लेता है, कॉपर ऑक्साइड का। और वह कॉपर ऑक्साइड कौन से रंग का होता है, काले रंग का। तो देखो, यह चमकदार तत्व एक्स कॉपर धातु है। कौन सी धातु है वह, एक्स कॉपर धातु है। कौन सी, कॉपर धातु। जब इसे वायु की उपस्थिति में, किसमें, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह उपचयित होकर क्या होगा, उपचयित। यहाँ उपचयित क्यों लिखा, क्योंकि ये ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाता है, उपचयन, इसलिए यहाँ उपचयित शब्द आया है। तो ध्यान में रखना, उपचयित होकर काले रंग की कॉपर सेकंड ऑक्साइड मतलब CuO बना लेता है। क्या बना लेता है, CuO, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो ये देखो समीकरण, यह रहा कॉपर जो कौन से रंग का है, भूरे रंग का। जब ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है, मतलब O2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड। और क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयित होता है। किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। और ये कॉपर ऑक्साइड कौन से रंग का यौगिक होता है, इसका रंग काला रंग होता है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाए हैं उनको ज़रूर याद करना, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
और अब देखो सुनो, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर आपको मान लो टाइम नहीं मिले या नोट्स नहीं बना सके तो आप मुझे इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो। मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा। आप इन नंबरों पर मुझसे क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन नोट्सों के आपको बहुत नाम मात्र प्राइस देनी पड़ेगी। अभी पूरे नोट्स तैयार नहीं हुए हैं। जब पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे अपने, तो मैं इनको मात्र 100 रुपये में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। कितने रुपए में? 100। पूरे साइंस के नोट्स 100 रुपये में आपको मिल जाएंगे। और आप इन पीडीएफों की क्या करवा सकते हो? क्या करवा सकते हो? पूरे बुक्स के नोट्स, ये नहीं कि एक चैप्टर के नोट्स, पूरे साइंस के जो चैप्टर हैं आपकी पूरी कंप्लीट साइंस, उनके पूरे नोट्स 100 रुपये में ही। भाई देखो दोस्तों, मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका प्राइज भी रहता है। तो इस वजह से मैंने आपको नाम मात्र 100 रुपये में ये आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। और आप इनको प्रिंट भी निकलवा सकते हो। अब बहुत सी कोचिंगों पे तो आप 2-2 3-3 हज़ार रुपये दे रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ तो सब फ्री है। सिर्फ नोट्स की पीडीएफ आप अगर आप बना सकते हो तो खुद बनाए। जहाँ तक मेरा कहना है, तो आप खुद ही अपने नोट्स स्वयं तैयार करेंगे इस वीडियो के देख देख के। थैंक यू एंड गुड बाय। कल मिलते हैं।